नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। आरबीआई ने ज्वाइन किया प्रोजेक्ट नेक्सस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का है आइडिया। अरुणाचल में मिला हॉर्न्ड फ्रॉग, भारत की डायवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 40%। जीरो वैली की आपतानी के नाम पर दिया गया नाम। और जीडीपी के बेस ईयर को बदलने की तैयारी, एमओएसपीआई ने गठित की समिति। देश की अर्थव्यवस्था का स्नैपशॉट होती है जीडीपी। आइए खबरों की शुरुआत करें। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बीआईएस यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने दिया है। इसका मकसद है घरेलू स्तर पर इस्तेमाल हो रहे इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को जोड़कर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट नेक्सस में दक्षिण पूर्व एशिया के 4 देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम को भारत के यूपीआई के साथ लिंक किया गया है। ये देश प्रोजेक्ट नेक्सस के लिए फाउंडिंग मेंबर्स हैं। आगे चलकर इंडोनेशिया द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने की संभावना है। इसे ऐसे समझिए, भारत में हम इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के तौर पर जनरली यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह की कोई व्यवस्था अन्य देशों में भी होगी। उन सबको एक प्रोजेक्ट के जरिए कनेक्ट करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। बीआईएस का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से ज्यादातर मामलों में 60 सेकंड के भीतर पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट संभव होगी। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। इससे सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतान सरीखे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने में आसानी रहती है। यह पीयर टू पीयर लेन देन को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल्ड और भुगतान किया जा सकता है। अभी मैंने बीआईएस यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का जिक्र किया था, तो इसे भी जानना जरूरी है। स्विट्जरलैंड के बेसल में स्थित बीआईएस केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक का काम करती है। इस बैंक का मकसद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए केंद्रीय बैंकों में मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। इसमें दुनिया भर के देशों के 63 केंद्रीय बैंक शामिल हैं। ये देश दुनिया की जीडीपी में 93% की हिस्सेदारी रखते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में हॉर्न फ्रॉग यानी सींग वाले मेढक की एक नई स्पीशीज दर्ज की है। अरुणाचल की टैली वैली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में इस मेढक को पाया गया है और इसका नाम जेनेफ्रस आपतानी दिया गया है। आपतानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। यह समुदाय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, भारत में हर क्षेत्र में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये डाइवर्सिटी पर्यावरण के स्तर पर भी है। भारत के फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 40% के आसपास है। अरुणाचल में स्थित जीरो वैली इस डाइवर्सिटी में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। टैली वैली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी इस जीरो वैली के नज़दीक ही स्थित है। वहीं अरुणाचल की आपतानी जनजाति भी जीरो वैली में निवास करती है। ये जनजाति बांस से बने क्राफ्ट्स के लिए मशहूर है। साथ ही ये जनजाति ड्री, म्याको, यापुंग और मारून जैसे त्योहार मनाने के लिए भी मशहूर है। ये जनजाति तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलती है और साथ ही सूरज और चंद्रमा की पूजा करती है। ये जनजाति अपने इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग के लिए भी जानी जाती है। इस तरीके में मछलियां अपने भोजन के लिए धान के खेतों पर निर्भर करती हैं। किसानों को मछलियों के खाने की अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी होती। वहीं मछलियां एल्गी और कई कीटों को खा लेती हैं, जिससे चावल की फसल की उत्पादकता भी बढ़ती है। इसमें सिंचाई के लिए भी बांस के बने पाइप्स, पर्वतीय झरनों और बारिश के पानी का इस्तेमाल होता है। सांख्यिकी मंत्रालय ने 26 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स का गठन किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदार को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति का मकसद जीडीपी के लिए बेस ईयर यानी आधार वर्ष को निर्धारित करना है। इसके अलावा समिति जीडीपी को महंगाई और औद्योगिक संकेतकों के साथ भी अलाइन करने का सुझाव देगी। देखिए, बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी होता है। जब सरकारें बेस ईयर को समय समय पर अपडेट नहीं करती हैं तो जीडीपी का डेटा महंगाई के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो पाता। वर्तमान में जीडीपी का बेस ईयर है 2011-12।
अब समझते हैं कि ये बेस ईयर का फंडा जीडीपी की गणना में कैसे काम करता है। मान लीजिए कि 2011-12 में देश में कुल 3 वस्तुओं का उत्पादन हुआ था। उस दौरान उस वस्तु की कीमत थी 100 रुपए। तो ऐसे में कुल जीडीपी कितनी हुई? 300 रुपए। वर्तमान में इसी वस्तु का उत्पादन कम होकर 2 वस्तुओं पर आ गया, लेकिन एक वस्तु की कीमत बढ़कर हो गई 150 रुपए, तो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी 300 रुपए। इन आंकड़ों से तो लगेगा कि जीडीपी में न इजाफा हुआ है न गिरावट हुई है, लेकिन यहीं पर बेस ईयर काम आता है। जब हम 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर वर्तमान जीडीपी का आकलन करेंगे तो कुल जीडीपी होगी 200 रुपए। क्यों? क्योंकि 2011-12 में इस वस्तु की कीमत तो 100 रुपए ही थी। अब साफ है कि जीडीपी में गिरावट हुई है। एक बार रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की भी डेफिनेशन देखते हैं। जब रियल जीडीपी की बात करेंगे तो उसमें महंगाई को शामिल किया जाता है, वहीं नॉमिनल जीडीपी में महंगाई को काउंट नहीं किया जाता। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, किसी एक निश्चित अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर पैदा होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक वैल्यू, मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। जीडीपी से पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या फिर कितना खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही है। जीडीपी एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का स्नैपशॉट होता है। इससे अर्थव्यवस्था का आकार और ग्रोथ रेट का अंदाजा मिल जाता है। वर्तमान में भारत की जीडीपी है $3.94 ट्रिलियन के आसपास। जीडीपी रैंकिंग के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर तो पेश करती है, लेकिन इसकी सीमाएं ये है कि ये लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे आंकड़ों को शामिल नहीं करती। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीडीपी किसी देश की वास्तविकता को नहीं दिखाती। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी के आंकड़ों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश के नागरिक रियलिटी में एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हों। ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश के फौना के लिए एक चेकलिस्ट रिपोर्ट जारी की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक इस तरह के डॉक्यूमेंट को जारी करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ये चेकलिस्ट ZSI के स्थापना दिवस के मौके पर जारी की गई है। इस चेकलिस्ट में भारत की 1,04,561 फौनल स्पीशीज को कवर किया गया है। यहाँ पर फौना से मतलब होता है जंतु यानी एनिमल्स। इस चेकलिस्ट के मुताबिक भारत में 1358 पक्षियों की प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें से 79 स्थानिक हैं यानी एंडेमिक हैं। इनकी सबसे ज्यादा संख्या है पश्चिमी घाट में। भारत में कुल 455 स्तनधारी जीव जंतु रिकॉर्ड किए गए हैं। इनकी सबसे ज्यादा संख्या मेघालय में पाई जाती है। आपको बता दें कि कोलकाता में स्थित ZSI की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाली यह संस्था देश में जूलॉजिकल रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब बारी है आज के टर्म ऑफ द डे की, और आज के टर्म ऑफ द डे में है जीरो FIR। जीरो FIR से मतलब है कि जब किसी कथित अपराध के लिए FIR उस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाए जो क्षेत्र उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। जीरो FIR दर्ज कराने के लिए यह नहीं देखा जाता कि पीड़ित का निवास क्षेत्र कहां है या क्राइम किस जगह पर हुआ है। जीरो FIR का मकसद है कि पीड़ित को FIR के लिए दर बदर न भटकना पड़े। साथ ही FIR दर्ज कराने के बाद पीड़ित को स्पीडी तरीके से न्याय हासिल हो। जीरो FIR के लिए पुलिस स्टेशन कोई रेगुलर नंबर नहीं जारी करता, बाद में उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जीरो FIR मिलने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन नई FIR रजिस्टर करता है और तब जांच शुरू होती है। जीरो FIR की सिफारिश जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा की गई थी। चलिए अब देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के अगले चरण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस चरण के लिए 56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस संरक्षण योजना में आवास विकास, इन सीटू संरक्षण, संरक्षण प्रजनन केंद्र का निर्माण करना और कैप्टिव नस्ल के पक्षियों को छोड़ना शामिल है। अभी लगभग 140 GIB और 1000 से कम लेसर फ्लोरिकन जंगल में जीवित हैं। GIB को बचाने के लिए पहली बार 2013 में राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी प्लान लाया गया था। आगे जाकर 2016 में बस्टर्ड रिकवरी परियोजना शुरू की गई और 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्य जीव संस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय नौसेना ने मानक TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोलुइन से 2.01 गुना अधिक शक्तिशाली बॉम्ब विकसित किया है। दरअसल भारतीय नौसेना ने सेबेक्स 2 नामक एक नए विस्फोटक बॉम्ब को सफलतापूर्वक विकसित किया है और प्रमाणित किया है।
सेबेक्स 2 का उद्देश्य तोप के गोले और वॉरहेड्स में बिना अतिरिक्त वजन डाले उनकी विनाशकारी शक्ति को बढ़ाना है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यानी EEL द्वारा विकसित किया गया है। यह मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली पारंपरिक विस्फोटक की TNT समतुल्यता लगभग 1.5 है, विशेष रूप से ब्रह्मोस वॉरहेड में। वहीं दुनिया भर में अधिकांश पारंपरिक वॉरहेड की TNT समतुल्यता 1.25 से 1.3 तक है। हरिकेन बेरिल संभावित रूप से विनाशकारी श्रेणी 5 के तूफान में तब्दील हो गया है। इस तूफान ने दक्षिण पूर्वी कैरेबियाई द्वीप समूह में भारी तबाही मचाई। इस तबाही का कारण हवा की गति थी, जो बढ़कर लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। आने वाले दिनों में इसकी गति में और बदलाव होने के आसार हैं। इसका निर्माण कैरेबियन और केप वर्डे द्वीप समूह के बीच अटलांटिक क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा अगले कुछ महीनों में ग्लोबल वार्मिंग और अन्य कारणों के चलते अटलांटिक महासागर में 20 या उससे अधिक तूफान आएंगे, जबकि एक औसत वर्ष में इनकी संख्या 14 तक है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी थाईलैंड के लिए रवाना हुई है। यह टुकड़ी भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री में भाग ले रही है। यह मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण है, जो 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड में आयोजित होगा। यह सामान्यतः प्रति वर्ष आयोजित होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है और 2006 से वैकल्पिक रूप से भारत और थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना है। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल की सराहना की। दरअसल डिजिटल इंडिया पहल ने सफलतापूर्वक अपने 9 साल पूरे किए हैं। इसे 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस पहल की परिकल्पना सभी नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, जिससे एक अधिक समावेशी और कुशल समाज का निर्माण हो सके। डिजिटल इंडिया पहल को अन्य प्रमुख सरकारी योजनाओं के साथ समन्वित किया गया है, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इत्यादि। इसका मकसद ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल विभाजन को खत्म करना है, जैसे भारत नेट द्वारा ग्रामीण भारत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, जीरो वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड? अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नेक्सस में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर श्रीलंका? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत में सबसे पहले GST का प्रस्ताव किस समिति के द्वारा पेश किया गया था? रंगराजन कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी, केलकर टास्क फोर्स, नचिकेत मोर समिति? सही जवाब है विकल्प सी यानी केलकर टास्क फोर्स। अगला प्रश्न था, हूल दिवस किस विद्रोह की याद में मनाया जाता है? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या फिर पाबना विद्रोह? और सही जवाब है ऑप्शन बी संथाल विद्रोह। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी न्यूज़ एट 10 में। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।